नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं व्यवहारवाद के संबंध में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का आधुनिक उपागम है। व्यवहारवाद राजनीति की व्याख्या नहीं देता, यह केवल राजनीति के अध्ययन का एक ढांचा प्रस्तुत करता है। व्यवहारवाद ने परंपरागत उपागम को चुनौती देते हुए यह विश्वास रखा कि राजनीतिक यथार्थ को समझने के लिए राजनीति विज्ञान को संस्थाओं के कानूनी औपचारिक पक्ष से ध्यान हटाकर उन व्यक्तियों के व्यवहार का यथार्थ अध्ययन करें जो संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित करते हैं। व्यवहारवाद मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवाद अंतर्विषयक या अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाने पर बल देता है। मानव के वास्तविक या यथार्थ राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक परिवेश में रहकर कार्य करता है। व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता है। का प्रणेता डेविड ईस्टन को माना जाता है, जो व्यवहारवाद के संबंध में लिखते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। इस प्रकार व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों में के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है। के उदय और विकास में अनेक कारण रहे हैं, जिनमें से कुछ पर हम बात करेंगे। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति जो असंतोष था, उसने व्यवहारवादी क्रांति को जन्म दिया। राजनीति वैज्ञानिकों में बढ़ते असंतोष के कई कारण थे। जैसे राजनीति शास्त्रियों ने देखा कि शासन के नीति निर्माण में उसके निर्धारण के स्तर पर राजनीतिज्ञों व राजनेताओं को तो सम्मानजनक स्थान दिया जाता है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, परंतु राजविज्ञान के विद्वानों के ज्ञान, कौशल एवं अनुभव की उपेक्षा की गई, जिससे उनमें निराशा उत्पन्न हुई। राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी अनुभव किया गया कि अध्ययन विषय में सैद्धांतिक पक्ष के अध्ययन पर अधिक बल दिया जा रहा है, जो अधिक विश्वसनीय नहीं हो सका। तीसरा, दोनों महायुद्धों के बीच के काल में फासीवादी, नाज़ीवादी, प्रजातिवादी, एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के उदय, विकास एवं लोकप्रियता के कारणों के विश्वसनीय तर्क और निदान परंपरागत प्रवृत्ति में संभव नहीं थे। राजनीति शास्त्रियों ने पाया कि राजनीतिक क्रिया, प्रक्रिया और व्यवहार की संबद्धता को अनदेखा करके राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान सीमित होना स्वाभाविक है। राजनीति विज्ञान की जो शैली वर्णनात्मक थी, उसे अपर्याप्त माना गया। दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी एवं ऐतिहासिक पद्धतियों के योगदान की सीमाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राजनीति शास्त्र की शिथिलताओं ने अपने विषय के प्रति असंतोष होना स्वाभाविक था। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक शास्त्रों में जो विकसित नई प्रक्रियाएं, नई विश्वसनीय पद्धति और तकनीकों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो राजनीति शास्त्रियों ने अपने को इस क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ पाया और उन्होंने व्यवहारवाद के उदय विकास के लिए आवश्यक कदम माना। विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति और वातावरण विशेष रूप से अमेरिका में था, उसमें राजनीति वैज्ञानिकों ने पाया कि पश्चिमी व्यवस्थाओं और वातावरण में किए गए अध्ययन शोध की निष्कर्ष और पद्धतियाँ केवल सीमित क्षेत्रीय या राष्ट्रीय वातावरण में ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र पिछड़े देशों की कई समस्याएं, प्रक्रियाएं और चुनौतियों का अध्ययन परंपरागत पद्धतियों के द्वारा करने पर अध्ययन से वास्तविक स्थिति का ज्ञान संभव नहीं है और न ही राजनीतिक कार्य और व्यवहार की स्थिति प्रामाणिक हो सकती है। अतः इस संबंध में राजनीति शास्त्रियों की धारणा रही कि पश्चिमी संदर्भ में निर्धारित अवधारणाओं को नवोदित राजनीतिक व्यवस्थाओं पर आरोपित किया गया तो उसके निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होंगे। असंतोष के इन्हीं कारणों के परिणाम स्वरूप व्यवहारवादी आग्रह के अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रिया और व्यवहार के अध्ययन को उपयोगी माना गया। साथ ही अन्य सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला, तो राजनीति शास्त्र भी इससे छूते रहना संभव नहीं था। द्वितीय महायुद्ध ने भी व्यवहारवाद को गति प्रदान की
युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मन में ये बात बिठा दी थी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनकी संस्था और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। साथ ही द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में विचार भी बल पकड़ता गया कि राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकी विश्लेषणों, गणितीय प्रारूप निर्देशन, सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों को बढ़ते प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद के पोषण को सहज किया। बात की अगर ऐतिहासिक विकास की बात करें तो इसका प्रारंभ 1908 में ग्राहम वालस की ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स और A.F. बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट की पुस्तकों से हुआ। के बाद 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स को व्यवहारवाद की दिशा में एक और महत्वपूर्ण चरण कहा जाता है। अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से यथार्थवादी और परिमाणात्मक अध्ययन किए गए और सुप्रसिद्ध शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का प्रमुख गण बन गया। स्थापित पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर जैसी निजी संस्थाओं ने इसमें सहायता दी तथा शक्ति मिली, जिससे व्यवहारवादी दृष्टिकोण सर्वव्यापक हो गया। व्यवहारवाद के जो अधिकारी विद्वान डेविड ईस्टन को कहा जाता है, जिन्होंने अपने लेख द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद के विभिन्न आधार और लक्ष्यों को इस तरह प्रस्तुत किया है। नियमन: व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरण और सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या और भविष्य की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। दूसरा, सत्यापन: मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जाता है। तीसरा, तकनीक प्रयोग: आधार सामग्री प्राप्त करने और उसकी व्याख्या करने के साधनों को स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता। वे स्वयं समस्यात्मक होते हैं और स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा उन्हें सावधानी से शुद्ध और परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है। मानवीय व्यवहार का परीक्षण करने और उनका विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए कठोर शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाता है। परिशुद्धिकरण की प्रक्रिया ज्ञान को विकासशीलता प्रदान करती है और इसके आधार पर नए तथ्य प्राप्त किए जाने पर पुरानी सामग्री को अप्रमाणित ठहराया जा सकता है। चौथा, इसकी मूल मान्यता है परिमाणीकरण: उपलब्धियों के विवरण और आधार सामग्री को लेबबद्ध करने तथा उनमें सुस्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणीकरण किया जाता है। मापन और परिमाणीकरण का यह कार्य उनके अपने लिए नहीं बल्कि अन्य प्रयोजनों के लिए प्रकाश में लाया जाता है। मूल्य निर्धारण व आदर्श निर्माण: सामान्य व्यवहारवादी मूल्यों की दृष्टि से तटस्थ रहना चाहते हैं, फिर भी नैतिक मूल्यांकन के कुछ मूल्यों व आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में अपनाए गए मूल्य और आदर्शों को अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदर्शों से अलग रखा जाना चाहिए। सामान्य मूल्य व आदर्श अध्ययनकर्ता के मूल्यों व आदर्शों से अप्रभावित रहने चाहिए। अन्य मान्यता है व्यवस्थाबद्धीकरण: अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात सिद्धांत और अनुसंधानों को संबद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान के दो ऐसे भाग समझा जाना चाहिए जो परस्पर गुथे हुए हों। विशुद्ध ज्ञान: ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का भी उतना ही अंग है जितना कि सिद्धांत का, लेकिन तार्किक रूप से राजनीतिक व्यवहार का बोध पहले आता है। एक ऐसा आधार प्रदान जिसके बल पर समाज की महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की जा सकती। अंतिम व्यवहारवाद का लक्षण या मान्यता है समग्रता। व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है। इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप है, अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पक्षों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार डेविड ईस्टन ने ये 8 आधार या 8 मूल मान्यताएं व्यवहारवाद की बताई हैं। व्यवहारवाद की अनेक दुर्बलताएं भी रही हैं जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। पहली इसकी आलोचना है अत्यधिक शब्दांबर। व्यवहारवाद द्वारा अपनाई गई परिचित शब्दावली नए संप्रत्तियों और नए शब्दों के कारण इसकी कटु आलोचना की जाती है। ऐसा मानते हैं कि व्यवहारवादी विचारकों ने भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया। ये एक शब्दांबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। साथ ही व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, परंतु व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं।
व्यवहारवादी नियमितताओं पर अत्यधिक बल देते हैं। वे मनुष्य के व्यवहार के मुख्यतः सामान्य एवं नियमित गुणों का ही अध्ययन करते हैं, परंतु व्यवहारवादी घटनाओं के पीछे सामान्य नियम एवं नियमितताएं खोजने में इतने व्यस्त रहते हैं। मानव व्यवहार के संदर्भ में इस तरह की नियमितताएं प्राय नहीं पाई जाती। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाते हैं, जो कि संभव नहीं है। व्यवहारवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीतिक विज्ञान के तथ्यों में बड़ा अंतर है। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक जटिल और बहुत अधिक परिवर्तनशील होते हैं, जिनका न तो सीधा सरल मापन हो सकता है और न ही सत्यापन। इसलिए राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाने का प्रयास अत्यंत दुष्कर है। साथ ही व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने में इतने उलझ जाते हैं कि वे व्यवहारिक और महत्वपूर्ण तथ्यों को भुला देते हैं। केवल पद्धतियों पर महत्व देना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। व्यवहारवादियों की एक आलोचना यह भी की जाती है कि मूल्य निरपेक्षता में अत्यधिक विश्वास करते हैं, जबकि मूल्य निरपेक्षता असंभव है। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत मूल्य कहीं न कहीं उसके निष्कर्षों को प्रभावित करते हैं। जब कोई शोधकर्ता अपना शोध आरंभ करता है तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्यों, हितों और जिज्ञासाओं से प्रभावित रहता ही है। व्यवहारवादी शोध पद्धति अत्यधिक खर्चीली भी है। अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। इसमें बार बार सर्वेक्षण किए जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही व्यवहारवादी अन्य पद्धतियों के महत्व को भी अस्वीकार करते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी कमी है। व्यवहारवाद की एक अन्य समस्या यह भी है कि इसकी सूक्ष्म स्तर के विश्लेषण को ये वृहद स्तर पर लागू करना चाहते हैं। व्यवहारवाद में एक दोष यह भी बताया जाता है कि संख्यात्मक प्रणाली के द्वारा मानवीय स्वभाव के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन करना अत्यंत कठिन है। मानव स्वभाव इतना जटिल है कि उसके अंतर्मन की गहराइयों, जटिलताओं और सूक्ष्मताओं का विश्वसनीय तरीके से मापन संभव हो नहीं सकता। इस प्रकार व्यवहारवादियों की विभिन्न आलोचकों द्वारा विभिन्न आलोचनाएं की गई हैं, परंतु ये सभी सत्य नहीं है। व्यवहारवाद की निश्चित रूप से अपनी कुछ उपयोगिताएं हैं। व्यवहारवाद केवल एकमात्र दृष्टिकोण या उपागम नहीं है, वरन ये राजनीति विज्ञान की समस्त विषय वस्तु को नवीन रूप से प्रस्तुत करने का साधन है। व्यवहारवाद केवल एक सुधार ही नहीं, पुनर्निर्माण की क्रिया है तथा इसने राजनीति विज्ञान को नए मूल्य, नई भाषा, नई पद्धतियाँ, उच्चतर प्रस्तुति, नवीन दिशाएं और सबसे बढ़कर अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की है। व्यवहारवाद ने ही राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है और इस बात के लिए प्रेरित किया है कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इसे ही अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा गया। राजनीति वैज्ञानिक अब तक सामान्यतः ऐसे दार्शनिकों के रूप में कार्य करते रहे जो केवल नैतिक मूल्यों व आदर्शों से ही संबंध रखते थे। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को यथार्थ के धरातल पर खड़ा करने का कार्य किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति वैज्ञानिकों का संबंध क्या है से है, न कि क्या होना चाहिए से। व्यवहारवाद ने संस्थाओं के स्थान पर व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषण की इकाई बनाने पर जोर दिया, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एकता और आधुनिकता प्रदान की। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियाँ, नए मापन और नूतन क्षेत्र प्रदान किए हैं। व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप ही राजनीति विज्ञान में साक्षात्कार प्रणाली, प्रश्नावली, सोशियोमेट्री आदि अपनाने की ओर प्रवृत्त हुआ है। राजनीति के अंतर्गत अब न केवल मतदान व्यवहार वरन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का अध्ययन भी इस पद्धति के आधार पर किए जाना लगा है। वस्तुतः व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का ही प्रतीक है। राजनीति शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय है। यद्यपि व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के आधार पर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सर्वथा असफल रहे जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परंतु इन सब कमियों के बावजूद भी व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में शोध के लिए नवीन आयामों को खोल दिया और नई तकनीकों का विकास किया। धन्यवाद।